हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वापस से टू स्केरी यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे मैं हर रोज़ आपको डरावनी भूतों की कहानी सुनाता हूँ। और ये हर वीडियो 20 मिनट से लंबी होती है ताकि आपको सुनने में भी मज़ा आए। मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे मैं शॉर्ट स्टोरीज डालता हूँ, यानी कि 5 से 7 मिनट की स्टोरीज़ मैं वहाँ पे डालता हूँ। और उस चैनल पे दिन में 3 से 4 वीडियोस रोज़ाना आती है। तो अगर आपको छोटी कहानी सुनना पसंद है तो आप वो चैनल को चेकआउट कर सकते हो। आज मैं लाया हूँ आपके लिए भूतों की असली 4 कहानियाँ, जो कि मैंने रेडिट से निकाल के उसको ट्रांसलेट करके आपके लिए हाजिर की है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को सुनने में मज़ा आएगा। मेरा नाम लीना है। मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ जो मुझे मुझे फ्रेंड ने बताई थी। ये सब उसकी अम्मी के साथ हुआ था। ये 1986 की बात है, जब उसकी अम्मी की फैमिली एक नई घर में शिफ्ट हुई थी। उसकी अम्मी तब 14 साल की थी। उन दिनों घर इतने अच्छे नहीं होते थे। ज़्यादातर घर कच्चे ही होते थे। लेकिन वो जिस घर में थे वो वैसे तो बहुत पुराना था, लेकिन वो बहुत ही बड़ा और अच्छा था। उनके घर के पास में ही एक बड़ा सा खाली मैदान भी था। लेकिन दिन में वो हमेशा लोगों की भीड़ रहती थी और उनकी बातें करने की आवाज़ उनके घर में भी आती थी। असल में वो खाली एक कब्रिस्तान हुआ करता था। लेकिन फिर वो कब्रिस्तान ख़त्म हो गया और वहाँ पे एक आबादी शुरू हो गई। मेरी फ्रेंड की मम्मी ने बताया कि नए घर में आने के बाद शुरू के 2 हफ्ते तो सब कुछ ठीक रहा। हम सब लोग खुश थे क्योंकि वो घर बहुत ही बड़ा था। वो गर्मियों के दिन थे, तो एक दिन दोपहर में घर के सब लोग सो रहे थे, लेकिन मैं कभी दोपहर में सोती नहीं थी। तो अकेली घर में रस्सी कूद रही थी। तभी मुझे ऊपर छत पे एक छाया खड़ा दिखाई दिया। मैंने देखा कि एक औरत जिसने काले कपड़े पहने हुए थे वो ऊपर खड़ी मुझे ही देख रही थी। धूप की वजह से मुझे उसका चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाल बहुत लंबे और सुंदर थे। लेकिन उसको देख के मुझे बिल्कुल डरने लग रहा था। मैंने उसको देखा और फिर से अपने खेल में लग गई। मैंने अपने घर वालों को भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। घर में मेरी दादी भी हमारे साथ रहा करती थी और वो मुझे कभी अकेले बाहर खेलने नहीं जाने देती थी। शाम को वो मुझे अपने साथ बाहर ले जाती तो मैं पड़ोस के बच्चों के साथ खेलती। तो एक दिन ऐसे ही शाम को मैं अपने पड़ोस के बच्चों के साथ बाहर खेल रही थी और तभी मुझे वही काले कपड़े वाली औरत हमारे घर के छत पे वापस खड़ी दिखाई दी। वो हम सबको खेलते हुए देख रही थी। उसका चेहरा वैसे तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन वो बहुत ही शैतानी गुस्से भरी नज़रों से मेरे तरफ घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी मुझे मार डालेगी। मुझे उसको देखकर डर लगने लगा। मैं जल्दी से भाग के दादी के पास गई और उनसे बोली कि वो औरत बहुत देर से मुझे घूरी जा रही है। दादी बोली, कौन सी औरत? मैंने कहा, वो जो अपने छत के ऊपर खड़ी है। लेकिन दादी को वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी। दादी को लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। दादी ने मुझसे डांट लगाई, बोली झूठ मत बोला करो। लेकिन मैं तो सच बोल रही थी। वो औरत वहाँ खड़ी मुझे साफ दिखाई दे रही थी। उस दिन के बाद से मुझे उस घर में डर लगने लगा। मैं बिल्कुल ही घर से बाहर नहीं निकलती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात भी काफ़ी हो चुकी थी, तो मैं पानी पीने के लिए उठी और अपने कमरे से बाहर चली गई। बाहर घड़ी में टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मैं जल्दी से किचन में गई और मटके से पानी पी के जैसे ही किचन से बाहर निकली, मुझे किचन में एक ग्लास गिरने की आवाज़ आई। मुझे लगा शायद मुझे ग्लास ठीक से नहीं रखा होगा। तो मैं फिर से किचन में गई और नीचे पड़े ग्लास को उठा के ऊपर रख दिया। गिलास रख के मैं जैसे ही उठी तो मैंने देखा कि वही काली कपड़े वाली औरत मेरे सामने खिड़की पर लड़की हुई थी और मेरी तरफ देख रही थी। उसको देख के मैं इतना डर गई कि मैंने जोर की चीख मारी और वही बेहोश हो गई। फिर आँख खुली
तो मैंने देखा कि मेरी दादी मेरे पास बैठी हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि अब तुम ठीक हो क्या, और इतनी रात तुम किचन में क्या कर रही थी। तो मैंने दादी को सारी बात बता दी। तो उन्होंने मेरे ऊपर कुछ पढ़ के फूंक मारी और बोला कि ये बात अम्मी और बाबा को मत बताना। मैंने वैसे ही किया, किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन उस दिन के बाद से मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। मुझे किसी भी वक्त बहुत तेज़ बुखार आता था और फिर अपने आप उतर जाता था। घर के सब लोग मेरे लिए बहुत परेशान हुए थे। सबको लगने लगा था कि अब मैं नहीं बचूंगी। इसी बीच मेरे मौसी की बेटी शादी की भी आ गई थी। लेकिन मेरे घर वाले मुझे ऐसे हालत में वहाँ नहीं लेकर जा सकते थे। तो दादी ने कहा मैं इसके पास रुक जाऊंगी, तुम सब शादी में चले जाओ। और फिर घर के सब लोग शादी में चले गए। घर पे अब सिर्फ मैं और मेरी दादी थी अकेले। और उस रात हमारे साथ जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। रात में मैं और मेरे दादी के कमरे में ही सो रही थी कि सोते सोते अचानक मेरी छाती बहुत भारी होने लगी। मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। मैंने मुश्किल से आँख खोली तो देखा कि वही औरत मेरी छाती पर बैठी हुई थी। वो देख के मैं बहुत डर गई, लेकिन मैं जाकर भी चीख नहीं पा रही थी। मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसका वजन मेरे छाती पर पड़ता ही जा रहा था। मैं मन ही मन कलमा ही तैयावा पड़ने लगी, और तभी वो औरत उसी वक्त वहाँ से गायब हो गई। मैं जल्दी से उठी और अपनी दादी को उठाने के लिए उनके पास गई और उनके पास से चादर उठाई तो देखा कि वहाँ वही औरत लेटी हुई थी। और फिर वो मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखें मारते हुए रो रही थी। वो मुझे देखकर अभी मैं कुछ बोल रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। तभी वो औरत मेरे पास आई और मेरे ऊपर चढ़ के अरबी में कुछ बोलते हुए मेरा गला दबाने लगी। और तभी मेरी आँख खुल गई। आँख खोली तो देखा कि मेरी दादी कमरे के एक कोने में डरी हुई बैठी हुई थी और ज़ोर ज़ोर से अल्लाह का नाम ले रही थी। मैंने दादी से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो दादी ने मुझे बताया कि वो तो सो रही थी। सोते सोते उनको अचानक अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि मैं कमरे में नहीं हूँ। तो वो मुझे ढूंढने के लिए बाहर गई तो देखा कि मैं बाहर लेटी हुई थी और मेरे मुंह पे खून लगा हुआ था, और मेरे सामने एक बिल्ली मरी हुई पड़ी थी। वो देखकर दादी बहुत डर गई। लेकिन तभी मैं किसी जानवर की तरह घुराने लगी और उल्टा चलने लगी। लेकिन तभी फजर की अज़ान चालू हो गई और मैं उसी हालत में वह बेहोश हो गई। दादी ने बताया कि मेरी आंखें बिल्कुल बाहर निकली हुई थी। फिर दादी मुझे उसी दिन मेरे घर वालों के पास लेकर गई और उनकी सारी बात बता दी। तो वो लोग मुझे एक पीर के पास लेकर गए। पीर साहब के पास पहुँचे तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर एक इब्लिस की चेला का साया है, इसको बचाया नहीं जा सकता। आप इसको हज़रत दातोजन बख्श के दरबार में लेके जाओ, वही उसकी जान बच सकती है। फिर मेरे घर वाले मुझे वही लेकर चले गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं। बस इतना याद है कि दरबार में जाते हुए मुझे सब लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे, क्योंकि मेरे हाथ पैरों को लोहे की चेन से बांधा हुआ था। दरबार के अंदर जाते ही मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। मुझे अचानक बहुत गुस्सा आ गया था। मैं सबको गंदी गंदी गाली दे रही थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। मेरी अम्मी मुझे सिर्फ इतना बताती है कि मेरे अंदर बहुत बुरा साया था। मुझे 2 महीने तक दरबार में ही चैन से बांध कर रखा हुआ था। उस दौरान मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मेरी सारी हड्डियाँ दिखने लगी थी। मेरा वज़न किसी 5 साल के बच्चे जितना हो गया था। लेकिन इसके अलावा मुझे आज तक किसी ने कुछ नहीं बताया कि वो औरत कौन थी और उन्होंने कैसे उसको मुझसे दूर किया। लेकिन उसके बाद से हम उस घर में फिर वापस कभी नहीं गए। आज मेरे अम्मी अब्बू और दादी तीनों गुजर चुके हैं। मेरे साथ 2 महीने वहाँ क्या हुआ ये राज भी उन्हीं के साथ ख़त्म हो गया। वो मैदान
जो हमारे घर के ठीक सामने था वो आज भी बिल्कुल खाली है। कुछ दिनों पहले मैं आपको दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 की चुड़ैल के बारे में बताया था। आज मैं आपको अपनी स्वर्गीय दादी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिनको हमारे गांव में आज भी देवी समान माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भूत प्रेत को और जादू टोने से न सिर्फ बहुत सारे लोगों की बल्कि बहुत सारे ओझा और तांत्रिकों की भी रक्षा की थी। उनसे इलाज करवाने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे, लेकिन वो हमेशा से इतनी शक्तिशाली नहीं थी। उनमें ये सारी शक्तियाँ कैसे आई, ये सब आज मैं आपको लोगों को बताने वाला हूँ। हमारा गांव यूपी के परवेर गांव में बसा एक छोटा सा गांव है। अब तो ये इलाका काफ़ी बदल चुका है, लेकिन देश की आज़ादी के टाइम पर इस इलाके में जंगल ही जंगल हुआ करता था। और उन्हीं दिनों मेरे दादा और मेरी दादी की नई नई शादी हुई थी। दादाजी उन दिनों बहुत गरीब हुआ करते थे, तो उनकी शादी के कुछ साल बाद गांव के सभी लोग जमींदार की भी लड़की की शादी थी, जिसमें गांव के सभी लोगों को बुलाया था। तो मेरे दादा के पिताजी दादी और दादी के साथ वह दावत में गए हुए थे। फिर खाना खाने के बाद जमींदार ने सबको घर के लिए मिठाई बांध के दी थी। उसके बाद वहाँ और नाच गाने का प्रोग्राम होने लगा। तो मेरा दादा और उनके पिताजी वहीं रुक गए। उन्होंने दादी से कहा कि ये सब मिठाई लेकर तुम दूसरे औरतों के साथ घर चले जाओ, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन गांव की बाकी औरतें पहले ही वहाँ से जा चुकी थी, तो दादी अकेली ही मिठाई से भरे टोकरे को सिर पर रखकर वहाँ से चल पड़ी। गांव का रास्ता जंगल से होकर जाता था और जंगल में अंधेरा भी जल्दी हो जाता था। दादी जंगल से होते हुए जा रही थी। चारों तरफ से सियारों के रोने की आवाज़ें भी आ रही थी, लेकिन दादी बिना डरे अंधेरे में से उधर जा रही थी। तभी चलते चलते अचानक उनको अपने पीछे से किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ आई। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। दादी ने पलट के देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन वो आवाज़ उनको बार बार सुनाई दे रही थी। और तभी अचानक वहाँ का मौसम बदलने लगा। काले बादल छाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी तेज़ तूफान आने वाला है। सियारों के रोने की आवाज़ भी बंद हो गई थी। और तभी दादी ने देखा कि एक औरत सामने पेड़ से कूदी और उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। पहले तो वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसी और फिर गुस्से में बोली कि तुझे सुनाई नहीं देता क्या, मुझे भूख लगी है। दादी के सिर पर टोकरा रखा था, जिससे उनका सर नीचे की तरफ झुका हुआ था, इसलिए उनकी नज़र सबसे पहले उस औरत के पैरों पे पड़ी। उन्होंने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे हैं। वो देखते ही दादी समझ गई कि ये ज़रूर कोई चुड़ैल है। दादी बहुत डर गई, लेकिन तभी उनके मन में आवाज़ आई कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कोई पागल औरत है। वो आवाज़ आते ही दादी के मन का सारा डर निकल गया। उन्होंने उस औरत को ध्यान से देखा। वो थोड़ी लंबी सी औरत थी, उसने बहुत मैली सी साड़ी पहनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर घूंघट था, जिसकी वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसके हाथों के रंग से पता चल रहा था कि वो बहुत काली है। और उसके हाथों का बड़े बड़े बाल थे और उनके नाखून भी बहुत ही लंबे थे। अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखे हुए वो फिर से बोली, ये खाना मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। और इतना कहकर उसने दादी के सिर से वो टोकरा खींच के नीचे उतार दिया। दादी ने सोचा कि अगर ये मिठाइयाँ ले लेगी तो घर में बच्चों को क्या दूंगी। और ये सोच के दादी उससे टोकरा छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो उसको हाथ लगाते ही दादी को एक तेज करंट का झटका लगा। उस औरत ने दादी की कलाई पकड़ के उनको दूर उठा के फेंक दिया। उसने दादी की कलाई इतने ज़ोर से पकड़ी थी कि उनकी कलाई पर उस औरत का नाखून का घाव भी बन गया था, जो कि मरते समय तक उनके हाथ पर था। दादी फिर से उठी और उस औरत से वो टोकरी छीनने की कोशिश करने लगी। और तभी उस औरत का घूंघट उतर गया। दादी ने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल काला था, लेकिन उसकी आंखें और नाक नहीं थे, सिर्फ काले गड्ढे थे।
वो देखकर दादी बहुत ज़्यादा डर गई। लेकिन तभी ना जाने कहाँ से वहाँ दो औरतें आ गई। उन दोनों ने ऊपर से नीचे तक बहुत सारी जेवर पहने हुए थे। उनमें से एक ने उस औरत के बाल पकड़ के उसको ज़मीन पर पटक दिया और उसकी पिटाई करने लगी। तो दूसरी औरत ने दादी का हाथ पकड़ा और बोली कि चल, मैं तुझे घर तक छोड़ देती हूँ। लेकिन उसके बाद दादी को कुछ याद नहीं। जब उनकी आँख खुली तो वो अपने घर पे थी और उनके ससुर यानी कि मेरे परदादा, जो कि खुद भी एक ओझा थे, उन्होंने बताया कि मेरे दादी को जंगल में चुड़ैल मिली थी, लेकिन हमारे घर की देवियों ने उनकी रक्षा की क्योंकि दादी बहुत ही अच्छे दिल की है। उन्होंने बताया कि देवियाँ उनसे बहुत खुश है और वो उनके शरीर में आना चाहती है। और उस दिन के बाद से दादी दूसरे लोगों की ऊपरी चीज़ों से मदद करने लगी। मैं उड़ीसा के परक के इलाके में रहने वाली हूँ। मैंने आपके चैनल पे एक बार एक बौने भूत की कहानी सुनी थी। आज मैं भी आपको ऐसे ही एक बौने भूत की कहानी सुनाने वाली हूँ, जो मुझे मेरी मम्मी ने बताई थी। बताते हैं कि धन दौलत और बहुत सारा अनाज पाने के लालच में लोग इस बौने भूत को अपने यहाँ पालते हैं। ये दूसरों के घर से चोरी करके अपने मालिक को लाकर देते हैं। तो कहानी ऐसी है कि मेरे नाना नानी किसान हुआ करते थे। वो अपने खेत में बहुत सी चीज़ें उगाते थे। तो एक दिन उन्होंने एक नोटिस किया कि एक बूढ़ी औरत रोज़ रात को उनके खेत में आती और उनके खेत में गोल गोल चक्कर लगाती। अगले दिन फिर से जब पूरा वापस खेत में जाके देखते हैं तो उनकी फसल बहुत कम हो जाती। तो एक दिन नाना ने एक कोयले से खेत की चारों ओर एक लाइन बना दी, जिसकी वजह से वो बौना भूत उनके खेत के अंदर नहीं आ पाता था। लेकिन उस बूढ़ी औरत को ये बात पता चल गई कि उन्होंने खेत के चारों तरफ लाइन बना दी है। तो उसने उस भूत को नाना के पीछे ही छोड़ दिया, उनके परेशान करने के लिए। नाना के घर में जब भी खाना बनता तो वो उनके खाने में गंदगी मिलाता था। रात में जब सब लोग सोए होते थे तो वो उनके घर की छत पर भागने लगता, किसी को नहीं सोने देता। असल में वो एक बौना नहीं बल्कि कई सारे बौने भूत थे, और वो ये भूत उसी कमरे में रहा करते हैं जहाँ घर का सारा अनाज रखा जाता है। और इसको पालने वाला इसको श्रृंगार का भी सारा सामान दे देता है, जैसे कंघी, आईना, इंदी, पायल, कपड़े और भी बहुत कुछ। इनके बाद बहुत लंबे होते हैं, घुटनों तक, और ये अपने मालिक का सारा काम करते हैं और बदले में ये जो मांगते हैं वो उनको देना होता है। नहीं तो ये घर में किसी न किसी की तो बलि ले लेते हैं। और नाना जी के घर में भी ऐसा ही हुआ। उस भूत को क्या चाहिए था ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन उसने उनको परिवार के एक जवान लड़की की बलि ले ली थी। मम्मी बताती है कि वो लड़की जिसकी उसकी बलि ली थी वो मरने से पहले एक चौकीदार का काम किया करती थी और सीटी बजाकर सबको अलर्ट किया करती थी। और मौत के बाद भी वो पूरे मोहल्ले में सीटी बजाती हुई घूमती थी। उस लड़की की बलि लेने के बाद वो उनके घर से चला गया। पहले इस बौने के बारे में बहुत से लोग जानते थे, लेकिन अब इनके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन कुछ लोग अब भी बताते हैं कि अगर इस बौने शैतान को कुछ रखा जाए तो ये तो धन दौलत सब कुछ देता है, लेकिन अगर इसे कुछ ना रखा जाए तो ये जान भी ले लेता है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे पालते हैं। तो गाइज़ यही थी आज की स्टोरीज़। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी ऐसे ही डरावनी स्टोरीज़ का मज़ा उठा सकें। अगर आपको शॉर्ट स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप मेरे सेकंड चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, जिधर मैं रोज़ 3 से 4 वीडियो लेकर आता हूँ। ये मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब और कमेंट करके आपका सपोर्ट दिखा दें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।